गुड आफ्टरनून, सबका वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। अभिषेक, प्रशांत, हिरोशी, कन्हैया, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। विकास, हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है? ठीक है ना हालचाल? एक मिनट। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। आई एम ऑल्सो फाइन। अभी भी कलर्स छूटा नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। उससे क्या फर्क पड़ता है कौन सा ऑफलाइन क्लास है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। अब होली वगैरह खत्म हो गया, ठीक है। आज तो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो CHSL का पेपर देने गए हैं, और CHSL का पेपर अच्छा ही आ रहा है। आज क्लास होगी, हाँ मैं इसीलिए आई हूँ ना। आज CHSL का पेपर में इंग्लिश जैसा हम लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। वर्ड पावर, क्लोज टेस्ट वगैरह सब बहुत अच्छा आया था, तो इंग्लिश में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है, जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। CHSL का पेपर अच्छा आ रहा है, जिसका है बेस्ट ऑफ लक, उसका भी बहुत अच्छा आने वाला है। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद कैसे नहीं अच्छा जाएगा, अच्छा तो है ही। ओके, और ना हाँ, आज एग्जाम है आपका सिमरन, चलो बेस्ट ऑफ लक। मैं उस कल डाल नहीं पाई, दिमाग से मेरा उतर गया। आज मैंने आपके अपडेट सेक्शन में ना एक प्रैक्टिस शीट डाला है, चेक कर लेना। आप इस बैच के अपडेट सेक्शन में जाना और वहां एक प्रैक्टिस शीट मिलेगा, चेक करना। मिल गया है ना आपके पास? तो नोटिफिकेशन चला होगा, हाँ उसको बना लेना, ठीक है। वो प्रैक्टिस शीट है, बेस्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। उसको आज बना लेना, आज तो कोई काम वाम नहीं है ना, आराम से फ्री हो सब लोग, बना लेना। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टुमारो विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिस शीट जो मैंने अभी करवाया है, ठीक है। हाँ अभी डाला था मैंने। और कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो न्यू है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एडमिशन अभी नया नया लिया है। अब तो जबरदस्त एडमिशन हो रहा है। आज से अनअकैडमी ने 40% ऑफ दिया है, ठीक है। जबरदस्त एडमिशन हो रहा है, 40% ऑफ दे दिया है। यू हैव गॉट द नोटिफिकेशन ऑफ द PDF ना, इट्स गुड। तो 40% ऑफ में भर भर के आएंगे सब, टॉर्चर करेंगे मुझे। कोई बात नहीं है, जो स्टूडेंट्स अभी न्यू है ना उनका बस 2 ही क्लास छूटा है, 2 ही क्लास आपका छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। अभी आपके पास 2 क्लास का रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत ज्यादा नहीं है, देख लेना। आजकल नहीं देख पाओगे तो सैटरडे संडे तो आपकी छुट्टी होती है ना, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, देख लेना सैटरडे संडे में। ओके, तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एरर था, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा प्रोनाउन है। आज से हम लोग नए फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आज हमारा इस बैच का फर्स्ट टॉपिक होगा। कोई बात नहीं है, जिन स्टूडेंट्स का क्लास छूट भी गया है ना, हम लोग ऐसा करेंगे कि पिछला दोनों क्लास नहीं भी देखा है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पिछला क्लास नहीं भी देखा है तो समझ में आ जाएगा, बट कोशिश करना 2 क्लासेस देख लेने, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। छूट गया है ना, तो छूट गया है तो कर लेना, क्या दिक्कत है। 2 दिन आपका सैटरडे संडे ऑफ है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। आज हमारा बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक शुरू होने वाला है। वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक विल स्टार्ट टुडे, दैट इज कंजंक्शन। इस कंजंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंजंक्शन आपके एरर में भी हेल्प करता है, ये कंजंक्शन आपको ग्रामर में तो हेल्प करता ही है, एरर मतलब ग्रामर में। और ये कंजंक्शन आपको बहुत हद तक हेल्प करता है क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, अगर आप लोग, मैं क्लोज टेस्ट का जो मैंने रिकॉर्डेड क्लास लिया है ना, क्लोज टेस्ट का जो क्लास है उसमें देखोगे कि हर क्लोज टेस्ट पे ना एक ब्लैंक कंजंक्शन बेस्ड रहता है, एक ना एक ब्लैंक कंजंक्शन बेस्ड रहता है, उसी पर रॉन्ग कर देते हो। कहाँ कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, यही सब चीज तो हमें सीखना है, ठीक है। कौन सा कंजंक्शन विरोधाभास होता है, कौन सा कंजंक्शन रीजन बताता है, अलग अलग टाइप का कंजंक्शन सीखेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको कंजंक्शन का बहुत अच्छा नॉलेज है ना, तो क्लोज टेस्ट भी आराम से कंजंक्शन बेस्ड वाला बना लो। डिटेल में करने वाले हैं कंजंक्शन, टेंशन नहीं लेना। ओके, और शीट बना के रखिएगा, जो मैंने होमवर्क दिया है कल बना के रखिए, बना के आज रखिएगा, कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, और एक चीज बस, मुझे एक चीज बता देना, बहुत सारी चीजें बच्चों को बता के रखनी होती है।
हाँ, आप लोग को ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। हाँ, ऊपर देखो, एक दो चीज ध्यान रखो, बूढ़े वाले बच्चों को तो सब पता है, मैं न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, न्यू स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आपका ग्रामर तो यहाँ से पढ़ ही रहे हो आप, ग्रामर तो इस बैच में चलेगा ही। आपको 2 बैचेस रिकॉर्डेड देखने होंगे, वोकैब और पहले क्लोज टेस्ट प्लस पीक्यूआरएस। ये 3 तो सबसे पहले हम लोग ना प्री को टारगेट करेंगे। प्री एग्जाम को टारगेट करेंगे। प्री एग्जाम में पैसेज नहीं आता है, फिर मैं पैसेज आपका बाद में करवाने लगूंगी। जुलाई में आपका एग्जाम है, तो ये जो बैच चल रहा है यहाँ से तो आप ग्रामर करोगे ही, ठीक है। और वोकैब कहाँ से करोगे? वोकैब का एक बहुत खूबसूरत बैच है, समुद्र मंथन, ठीक है। समुद्र मंथन बैच इस मंथ में खत्म हो जाएगा, मार्च तक ये बैच एंड हो जाएगा। ये दिसंबर से शुरू हो रहा है, एंड हो जाएगा, ठीक है। समुद्र मंथन 3.0 वाला दिसंबर में शुरू हुआ था, ये खत्म हो जाएगा, ओके। और जिन अभी ये चल ही रहा है, तो आप सुबह ये कब कब चलता है? सुबह को चलता है 9:30 बजे, मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को। कल फ्राइडे है ना, ये बैच होगा। नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बता देना, नहीं तो बेचारे भटकते रह जाते हैं कि मैम वो कैब के लिए क्या करें। इसका समुद्र मंथन किया है और यहाँ से अमृत निकला है। अगर इजी वो कैब आए फिर भी इससे बनेगा, मॉडरेट भी आ गया फिर भी बनेगा, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वो कैब आ गया, सब इसमें बन जाएगा। इसको कर लीजिए, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, इसको लाइव आके करिए। और जो छूटा हुआ है ना, जो छूटा हुआ है उसका आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, और उस बैच में जाके पीडीएफ पूरा समुद्र मंथन का A4 पीडीएफ डाला हुआ, वहां से ले लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, वो कैब केम फ्रॉम मेरे पीडीएफ के अलावा वहां से वो कैब आएगा ही नहीं। रेड ग्रीन ब्लैक येलो बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। रेड ब्लू ब्लैक ये बुक तभी लोगे ना जब ये बैच हो जाएगा। वो बुक तो प्रीवियस पेपर है, वो तभी बनेगा ना जब एक बार आप पहले वो कैब जैसे ग्रामर पढ़ोगे, बाद में प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप पढ़ोगे तब तो प्रैक्टिस करोगे, और आपको बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिस करवा दूँ। यहाँ ये कर लेना। और ऊपर देखो, ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर मतलब यहाँ मत देखो, ऊपर एक लिंक दिख रहा है ना, ब्लू कलर का लिंक है, वो क्लोज टेस्ट का, ठीक है। वो क्लोज टेस्ट का लिंक है, वहां से रिकॉर्डेड करिए, क्लोज टेस्ट का एकदम बेसिक है, आपको मजा आएगा करने में, करिए। फिर जब क्लोज टेस्ट का बैच स्टार्ट होगा तब लाइव आ जाना। तो ये सारा है, तभी इंग्लिश लिख लेगा। जो बच्चा को इससे प्यार नहीं है ना, उसको एसएससी छोड़ देना है, नहीं होगा एसएससी। इसके सारा ये तो सब पढ़ के जाएगा, सारा सिलेक्शन इसी पे, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस पे, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट किया जाए ना, स्टार्ट किया जाए। अभी समुद्र मंथन का बैच इस बार खत्म होगा ना, तो अभी जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। पीक्यूआरएस का मतलब होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। क्लोज टेस्ट बना सकते हो, बनाना शुरू कर दो। क्लोज टेस्ट नहीं भी बन रहा है बट कोई दिक्कत नहीं, बनाना शुरू करो। एक बार मैं लाइव स्टार्ट करूंगी तो लाइव आना, लिंक लेके रख लीजिए, बार बार मैं हर दिन आके नहीं दूंगी। आज मैंने आपको क्लोज टेस्ट का लिंक दे दिया है, वो देखिए अच्छा से। उसमें लास्ट में ना वो कैब भी है, तो वो कैब अभी देखने की जरूरत नहीं है, बस यही दोनों देखो। तो फिर मैं आपको एनरोल नहीं करना है, एनरोल इसमें क्यों करोगे, ये तो रिकॉर्डेड बैच। हाँ, तो चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला चैप्टर कंजंक्शन इसलिए रखा है ना, जब आप प्रीवियस पेपर बनाओगे ना तब पता चलेगा कंजंक्शन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो, उस दिन तो मैंने बेसिक बेसिक बताया था, आज हमारी प्लेन उड़ान भरने वाला है, हम टेक ऑफ करने वाले हैं। कंजंक्शंस, उस समय मैंने आपको बताया था जंक्शन का मतलब क्या होता है। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कंजंक्शंस का मतलब होता है जोड़ना। कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी था पिछले 2 क्लास में, जिन बच्चों को नहीं पता है ना, एक बार फिर से बता देती हूँ। कंजंक्शंस का काम होता है जोड़ना, हिंदी में कंजंक्शन को बोलते हैं संयोजक, जोड़ता है। अब आपके दिमाग में आएगा ना कि कंजंक्शन का काम तो जोड़ना होता है, जंक्शन का मतलब भी जोड़ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये किसको जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है। प्रीवियस क्लास का बता रही हूँ थोड़ा। इट जॉइंस वर्ड्स, कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ता है, कंजंक्शन फ्रेजेस को भी जोड़ता है, कंजंक्शन क्लॉजेस को भी जोड़ता है, और कंजंक्शन सेंटेंस को भी जोड़ता है, ठीक है। प्रीवियस क्लास का थोड़ा रिपीट कर दे रही हूँ तभी समझ में आएगा। सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, पहले मैं सही कर। कंजंक्शन का काम ही होता है जोड़ना। अब आपके दिमाग में जो बच्चे न्यू है ना, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये सब होता क्या है। ठीक है, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, तो ये तो मेरे को पता है, कंजंक्शन शब्द को शब्द से जोड़ता है। अब बताओ कि ये फ्रेजेस क्या होता है, तो बताओ जो बच्चा पढ़ चुका है, फ्रेज किसको बोलते हैं, एक बार रिविजन हो जाएगा। फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं।
फ्रेज के बाद फ्रेज का मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। बताओ, वेरी गुड श्रेयशी, क्यों नहीं होता है फ्रेज का मीनिंगफुल सेंस? फ्रेज का मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? यस, वेरी गुड, क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसीलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये तो वाक्यांश है, और ये है क्लॉज। सेंटेंस क्लॉज को भी जोड़ सकता है। क्लॉज किसको बोलते हैं? क्लॉज वो होता है जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी ना कभी कभी ये मीनिंगफुल सेंस देता भी है, कभी नहीं भी देता है। अभी बताओ कौन वाला देता है? इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज देता है, और डिपेंडेंट वाला नहीं देता है। ठीक है, चलो मैं अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एकदम कंजंक्शन स्टार्ट करेंगे। डिपेंडेंट वाला नहीं देता है। वेरी गुड। मैंने लिखा राम एंड हिज फ्रेंड्स वर बिजी। फिर लिखा, लास्ट क्लास आपको एग्जाम्पल दिया था, आई विल बी एट होम और एट ऑफिस। नेक्स्ट, इफ ही कम्स। बस सिंपली अभी कंजंक्शन में थोड़ा सा आपको बता रही। इफ ही कम्स आई विल गो। तीसरा, ही वर्कड हार्ड। क्या वर्कड है? ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कौन ऐसा वर्ड है जो, प्रैक्टिस शीट दे दिया मैंने, अपडेट सेक्शन में चेक करिए, मिल जाएगा। क्या लग रहा है, कौन ऐसा वर्ड है जो जोड़ रहा है? कौन यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है? यहाँ पे जोड़ने का काम ना एंड कर रहा है, राम और उसके दोस्त, ये जोड़ने का काम एंड कर रहा है, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन है। और मैंने आपको बताया था ना, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, कभी भी पार्टी नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि वर्ड को क्लॉज से जोड़ दिया, जोड़ेगा तो क्लॉज को क्लॉज से, वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से। तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? राम एक वर्ड है, और उसका राम और फ्रेंड्स भी एक वर्ड है, फ्रेंड्स भी एक वर्ड है, तो यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है। ठीक है, वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है। आई विल बी एट होम, या तो मैं घर पे रहूंगा या तो मैं ऑफिस में रहूंगा। तो यहाँ कौन सा कंजंक्शन है? यहाँ का और कंजंक्शन है, और यहाँ कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? ये फ्रेज है ना, फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज शब्दों का समूह होता है, या तो वो शब्द दो वर्ड का हो या दो से ज्यादा का। और आप बोलोगे कि मैम ये भी तो दो वर्ड का है, ये भी तो दो का है, तो आपने इसको फ्रेज क्यों नहीं लिखा? इसलिए ना, क्योंकि हिज का अपना मतलब नहीं होता है। हिज से सेंटेंस, मैंने लिखा हिज मतलब उसका, तो ये अपने आप में कोई सेंस थोड़ी दे रहा है। हिज बुक, हम बात कर रहे हैं उसकी किताब की, तो हिज का अपना कोई सेंस नहीं होता, ये वाला मेन दे रहा है। ओके, तो यहाँ दो वर्ड का है, ये फ्रेज है, दो वर्ड का, ये भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ये भी फ्रेज है, और यहाँ कंजंक्शन फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है। अब मुझे बताओ, ये देखो, ही क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? ये सब मैंने लास्ट क्लास बहुत पढ़ाया आपको, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। और यहाँ भी क्या है? क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और यहाँ का कंजंक्शन कौन सा है? यहाँ का कंजंक्शन इफ है, तो यहाँ कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ रहा है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है। और यहाँ देखो, सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज है, ये भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को ये येट जोड़ रहा है। उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया, तो यहाँ कंजंक्शन जोड़ रहा है। बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ना, यहाँ पे क्लॉजेस अलग है। ये इफ ही कम्स कौन सा क्लॉज है? लास्ट क्लास बताया ना, इफ ही कम्स कौन सा क्लॉज है? इफ ही कम्स का अपने आप में मीनिंग नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ के कंजंक्शन ने डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ा, और यहाँ तो ही वर्कड अपने आप में अलग है और ही फेल्ड अलग है, तो यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट को जोड़ा। ठीक है, इंडिपेंडेंट को जोड़ा, दोनों इंडिपेंडेंट। तो ये सब हमने लास्ट क्लास बहुत डिटेल में कर लिया था। ठीक है, इसी को कंजंक्शन बोलते हैं। ये वाला, कोई पूछे कंजंक्शन क्या, फटाफट बोल देना। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स है, वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, ये सब करवा दिया है। फिर पूछेगा ये फ्रेज क्या है, बता देना। फ्रेज शब्दों का समूह है, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्लॉज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देता भी है, कभी नहीं भी देता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है, वो मीनिंगफुल देता है। बट डिपेंडेंट मतलब किसी पे आश्रित वाला क्लॉज, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है।
ये आपने लास्ट क्लास कर लिया है सब। ये मैं इसलिए रिपीट करवा रही हूँ ना, कई बच्चे नए आए हैं। ये हो गया, और ये भी बता दिया सेंटेंस तो हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है, ये सब आपको बता दिया। ठीक है, ये सब आपने सब कर लिया है। हाँ, अब चलो, अब फाइनली हम लोग कंजंक्शन का टाइप्स करते हैं। कंजंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे, देखो क्योंकि ना ये सीडीएस में आ जाता है, ये सीडीएस में आ जाता है। 3 कंजंक्शन एक याद रखना, पहले से छोटे में बताती हूँ फिर डिटेल में बताऊं। कोऑर्डिनेटिंग, सीडीएस एग्जाम में ना कंजंक्शन को अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि ये कंजंक्शन का कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग। कोई ठिकाना नहीं है, आपके एसएससी में भी पिछले बार प्री में क्या आ गया था, एक सेंटेंस दे दिया था और एडवर्ब को अंडरलाइन कर दिया था प्री में, और बोला था कि बताओ कि ये कौन सा एडवर्ब है, और उस एडवर्ब वो था एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हम लोग ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ेंगे ना जो अलग आ जाए, आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। पहले ये पता होना चाहिए, तीनों से एरर आता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन, इनका दिमाग का कुछ नहीं है, कुछ भी पूछ देते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं ना, थोड़ा सा शायद उनको ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। डिपेंडेंट क्लॉज किसको बोलते हैं, जो नए आज बैच को ज्वाइन किया है। हाँ जी मैम, जी मैम तो बोल क्यों नहीं रहे हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये देखो, इफ ही कम्स आई विल गो, ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। ये पूरा एक वाक्य है, यहां से लेकर यहां तक वाक्य है, और ये वाक्य 2 छोटे छोटे उपवाक्य से बना है, इसको उपवाक्य बोलते हैं। ये भी है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, ये भी सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना है। अब देखो, अब मैं बीच से इसको तोड़ती हूँ, अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूं इफ ही कम्स और फुल स्टॉप डाल दूं, ये तो ये गड़बड़ है ना, अधूरा लग रहा है ना। अगर वो आता है, ये बोल के मैं चली जाऊं, तो सामने वाला पागल हो जाएगा और वो सोचेगा बोलने वाला भी पागल है। तो ये अधूरा है ना, जो अधूरा है, अधूरा है ये सेंस, इसको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है पूरा होने के लिए। ये इफ ही कम्स को ये वाले क्लॉज की सहारे की जरूरत पड़ रही है पूरा होने के लिए। इसका मतलब है ये वाला जो इफ ही कम्स वाला है, ये डिपेंडेंट है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंपली यहां बोलती आई विल गो, मैं जाऊंगा, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट, तो ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, यही सब क्लॉज है, और इन दोनों को जोड़ रहा है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंजंक्शन। हाँ, तो सॉरी, सबऑर्डिनेटिंग वो कंजंक्शन होता है ना जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट इसको सॉरी सबऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, क्लॉजेस या वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। और सबऑर्डिनेट कौन बोलते हैं, सबऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। अच्छा, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आपके नीचे वाले लोग को बोलते हैं ना ये मेरा सबऑर्डिनेट है, ऐसा सुना होगा ना, सबऑर्डिनेट ऐसा सुना होगा, मतलब वो मेरे से नीचे है, सबऑर्डिनेट है, मेरे से उसका पोस्ट नीचे है। हाँ, सबऑर्डिनेट मतलब मैं मेन हूँ, मैं मेन हूँ और वो मेरे अंडर काम करता है, इसका मतलब, हाँ मेरे अंडर काम करता है, इसका मतलब है ना सबऑर्डिनेट वाला व्यक्ति ना डिपेंडेंट है, मेरे ऊपर आश्रित है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है ना, उसमें एक डिपेंडेंट होता है, जो मेरे से नीचे वाले पोजीशन में है, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, और मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। तो सबऑर्डिनेट का काम होता है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट को जोड़ना। सबऑर्डिनेट मतलब जो आपसे नीचे है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बना के रखना, जैसे कोऑर्डिनेशन बनाना मतलब तालमेल बनाना, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ठीक है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये 2 इंडिपेंडेंट को जोड़ता है, और इसमें एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है ना जो हम पेयर में जोड़ते हैं, जिसका पेयर बनाते हैं। देखिए, जैसे पेयर कंजंक्शन का हम लोग बनाते हैं ना, नीदर के साथ नॉर वाला पेयर आता है, ईदर के साथ और वाला आता है, ये सब कंजंक्शंस जो है ना, ये सब पेयर में यूज होता है। नॉट ओनली, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी, बट ऑल्सो आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन सब बताऊंगी। तो वो कंजंक्शन जो पेयर में आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, एक बार मैंने इसको आपको समझा दिया अलग से लिख के, बात तो वही है।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं ना, कोऑर्डिनेट करना, आपस में समानता बना के रखना, ये कोई भेदभाव नहीं करता, ये समानता में रहता है, दो इंडिपेंडेंट को जोड़ता है। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या आ गया, एंड आ गया, बट आ गया, येट आ गया, एज वेल एज आ गया, सो आ गया, देयरफॉर आ गया, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट करता है, आपस में दो समान चीज को जोड़ता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ही वर्कड हार्ड, he worked hard but he failed। अब मुझे बताओ कि he worked कौन सा है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, he worked, उसने वर्क किया, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब है ना, सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्लॉज बनाता है ना, इंडिपेंडेंट। और ही वो फेल हो गया, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, इसका भी अपना मीनिंग हो रहा है, इंडिपेंडेंट है, और दोनों इंडिपेंडेंट को कौन जोड़ रहा है, बट तो बट कैसा वाला कंजंक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है, डिपेंडेंट वगैरह नहीं। अब मैंने लिखा एज वेल एज, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट, राम और उसका फ्रेंड प्रेजेंट था। तो यहाँ पे देखो एज वेल एज किसको जोड़ रहा है, राम एक वर्ड है और फ्रेंड्स भी एक वर्ड है, इन दोनों को एज वेल एज जोड़ रहा है, राम एंड हिज फ्रेंड्स, ओके, ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड सो ही पास। तो ये सब सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आपके एग्जाम में ना ज्यादातर सीडीएस में आता है पार्ट ऑफ स्पीच, और पूछेंगे, अंडरलाइन कर देंगे एंड को और बोलेंगे बताओ कि ये कौन सा कंजंक्शन है, तो देख लेना, वाक्य देख लेना, दो इंडिपेंडेंट जोड़ रहा है तो कोऑर्डिनेटिंग है, यस। दूसरा, यहाँ पे देखो, अब अगर मैं ऐसा लिखती, इफ ही कम्स आई विल गो, फिर मैंने लिखा सिंस he was busy I did the work, unless मतलब जब तक, unless you work you will not succeed, जब तक मेहनत नहीं करोगे ना आप सक्सीड नहीं होंगे। तो सेंटेंस देखिए, सक्सीड है, सेंटेंस देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यहाँ एक क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ एक क्लॉज। अब देखो अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूं, इफ ही कम्स, अगर वो आता है, तो ये तो अधूरा लग रहा है ना, इसको तो, ये तो डिपेंडेंट है, ये तो डिपेंडेंट है दूसरे वाले पे, और ये इंडिपेंडेंट है। अगर मैं बोल दूं चूंकि वो बिजी था, ये भी अधूरा लग रहा है, इसका मतलब है डिपेंडेंट है, लेकिन आई डिड द वर्क, तो ये तो इंडिपेंडेंट। अगेन जब तक मेहनत नहीं करोगे, इतना बोल के छोड़ दूं, जब तक मेहनत नहीं करोगे तो लग रहा है ना अधूरा, ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट लग रहा है, ये डिपेंडेंट है। और यू विल नॉट सक्सीड बोलो, तुम सफल नहीं होगे, ये तो अपने आप में मीनिंग दे रहा है, ये तो आजाद है, इंडिपेंडेंट। तो आप देख रहे हो, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो और ये जो कंजंक्शन है ना, ये सारे कंजंक्शन है, तो ये कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग नहीं है, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग होता तो दोनों इंडिपेंडेंट होता, बट यहाँ पे एक अधूरा मीनिंग जा रहा है, एक पूरा, एक अधूरा एक पूरा, जो पूरा वाला है वो तो बॉस है, और जो अधूरा वाला है वो उसके नीचे काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट है। तो ये सारे कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सारे, ओके। इफ, सिंस, फॉर, व्हेन बोल के मैंने छोड़ दिया, अगर ऐसा लिख दिया व्हेन ही कम्स और इतना बोल के छोड़ दिया, अधूरा लग रहा है ना, अरे आगे कुछ बोलो, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, किसी ना किसी के सहारे की जरूरत रह रही है। एज सून एज, जैसे ही वो आया, फुल स्टॉप तो नहीं दे सकती, जैसे ही वो आया मैं गया। लेस्ट का मतलब बताऊंगी अलग से, लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, कड़ी मेहनत करो, अदरवाइज, इतना छोड़ के तो रखोगे ना, आगे कुछ बोलोगे। बिफोर ही कम्स आई विल कंप्लीट द वर्क, वेट हियर अंटिल आई कम, तब तक वेट करो ना, तब तक जब तक मैं ना आ जाऊं। तो ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये सारे सबऑर्डिनेटिंग। और कोरिलेटिव क्या होता है, जो पेयर में यूज होता है, जैसे इधर के साथ और वाला कंजंक्शन, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट, ऑल्सो, दो ऑल्दो के साथ यट आता है, वेदर के साथ भी और आता है। जो कंजंक्शन पेयर में यूज होता है उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। एग्जाम में आ गया तो कंजंक्शन का टाइप लिख के आ जाना, कौन सा टाइप है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ये सब हो गया। अब असली एरर जो आएगा, ये तो और एक कंजंक्शन का टाइम है, वेरी, ये जो मेन है ना, ये तो मेन है, ठीक है, मेन है, इसी के अंदर ना ये सब आता है। एडवर्सेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो असली हेल्प करने वाला है क्लोज टेस्ट में, यही असली हेल्प करेगा आपको क्लोज टेस्ट में। एडवर्स का मतलब क्या होता है, एडवर्स परिस्थिति, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, ऑपोजिट,
सबऑर्डिनेटिंग दो अलग अलग क्लॉज को जोड़ता है, एक डिपेंडेंट को एक इंडिपेंडेंट को। बैक स्लाइड नोट कर रहे हैं, करिए, ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए आपको चाहिए। नोटेड। Mandeep, you have to enroll for Samudra Manthan 3.0. Okay, Samudra Manthan 3.0 पे you have to enroll. क्या कर दिया है मैंने CGL को? बड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। मैम मैंने CGL को छाप दिया, चॉप दिया, एक्सपेक्ट करता हूँ कि जॉब। थैंक यू मैम, आपसे बात करने से कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, नहीं बात करते तो अच्छा नहीं हुआ रहता। उस दिन आपको डाटा था ना, मैं उस दिन मैंने आपको डाटा था। मैंने CGL को छोड़ दिया मैम, एक्सपेक्ट करता था कि जॉब आता। थैंक यू, आपसे बात करने से क्या क्या बोल रहा है ये? छोड़ दिया बोल रहा है। मैंने CGL को छोड़ दिया है, एक्सपेक्ट करता कि जॉब आता। थैंक यू मैम। पता नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या चाहता है इसका। छाप दिया, छोड़ दिया, क्लियर करो। छोड़ो, भोजपुरी बोल रहा है। चलो ये सब है। अब आ जाओ एडवर्सेटिव, ये भर भर के आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्सेटिव कंजंक्शन तो एकदम याद रखना है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है ना जिसको विरोधाभास वाले सेंटेंस में यूज होता है। विरोधाभास, विरोधाभास मतलब सेंटेंस में एक पॉजिटिव बोला गया है और एक नेगेटिव, या तो शुरू में नेगेटिव बोल दिया है या पॉजिटिव, या पॉजिटिव बोला है, तो उसी को एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ऐसा कंजंक्शन ना जो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। ये देखो मैंने लिखा सिंस he was busy he couldn't come। लिखा मैंने he didn't work but he succeeded। काम नहीं किया फिर भी सक्सीड हो गया। तो यहाँ पे देखो सिंस भी कंजंक्शन है, लेकिन ये कंजंक्शन ना कारण बता रहा है। यहाँ सिंस का मतलब है चूंकि बिजी था इसलिए नहीं कर पाया, बट ये कंजंक्शन देखो विरोधाभास है ना। ही डिड, अच्छा ही डिडंट वर्क, उसने काम नहीं किया बट फिर भी सक्सीड हो गया, पॉजिटिव। तो इसको हम बोलते हैं कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे दो ऑपोजिट विचार बताए जा रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट विचार, उसने कड़ी मेहनत नहीं की बट फिर भी सक्सीड हो गया। ठीक है, इसको विरोधाभास बोलते हैं, दो ऑपोजिट कंजंक्शन वाला। जैसे ऑल्दो ही reached on time he couldn't complete the work। he couldn't come, अभी लिखना नहीं वर्क। यद्यपि बेचारा टाइम से पहुंच गया, पॉजिटिव, लेकिन फिर भी काम को नहीं कर पाए, नेगेटिव। इसी को बोलते हैं ना कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो ये सारे कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट होते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन, कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, कड़ी मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गया। यट का मतलब भी होता है लेकिन। और एक चीज याद रख, विरोधाभास वाले कंजंक्शन। और एक चीज याद रखना भाई, अभी ना हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अभी हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी ना, एडवर्ब पढ़ाऊंगी, उसमें भी यट पढ़ाऊंगी। यट का दो मतलब होता है। एक यट का मतलब होता है लेकिन फिर भी के सेंस में, और एक यट का मतलब होता है ना अब तक। अब मैंने लिखा, अभी हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, he has not come yet। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ yet कंजंक्शन का काम कर रहा है? क्योंकि ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको ना ये याद रहेगा, मैम ने तो बोला था ना कि यट वाला हमेशा कॉन्ट्रास्ट होता है, लेकिन यहाँ तो कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आया। he has not come yet। मैं यट कॉन्ट्रास्ट का काम करेगा कंजंक्शन के रूप में। जब वाक्य में यट कंजंक्शन है ना तब कॉन्ट्रास्ट करेगा, बट यहाँ का यट कंजंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है कंजंक्शन? क्योंकि कंजंक्शन होता तो वो दो चीज को जोड़ता ना, चाहे क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता, वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को, तो कुछ नहीं जोड़ रहा है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है दो ऑपोजिट ओपिनियन बताया जा रहा है, उल्टा। यहाँ पे कम जो है ना, ये जो यट है कम की विशेषता बता रहा है। कम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। तो मैंने यहाँ यट को कंजंक्शन के रूप में नहीं यूज किया, एडवर्ब के रूप में। और यट जब कंजंक्शन के रूप में होगा ना
तब वो कॉन्ट्रास्ट बताएगा। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। अब यहाँ का येट तो कंजंक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ का येट तो कंजंक्शन हो गया ना, सब्जेक्ट और वर्ब। अब देखो येट के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है येट, तो यहाँ येट कंजंक्शन। येट कंजंक्शन के रूप में कॉन्ट्रास्ट बताता, कड़ी मेहनत किया पॉजिटिव, फिर भी फेल हो गया नेगेटिव, तो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, ठीक है, याद रखना। येट एज अ कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट बताता है, नॉट एज एन एडवर्ब, यहाँ मत ढूंढने लगा, ठीक है। हाँ, बट भी याद रखना, बट भी याद रखना, बट का मतलब भी होता है लेकिन। अरे उसने इतना मेहनत किया बट फेल हो गया, उसने इतनी, हाँ उसने कुछ भी मेहनत नहीं किया बट पास हो गया, ऐसा भी होता है, कभी कभी कमी होता है। अब है वाइल। अब आप बोलोगे मैम ही गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग। अब आप बोलोगे कि मैम वाइल वाला सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट बताता है ना, बिल्कुल बताता है, बट यहाँ का वाइल कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन होता तो किसी को जोड़ता ना, कुछ जोड़ उड़ नहीं रहा है। यहाँ वाइल का मतलब है दौरान, खेलने के दौरान, तो यहाँ वाइल प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है, प्रेपोजिशन। लेकिन हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। एक वाइल का मतलब ना दौरान होता है, खेलने के दौरान उसको चोट लगी, और एक वाइल का मतलब है जबकि। ये बहुत ज्यादा, ये जो कंजंक्शन है ना, ये बैंकिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बैंकिंग में ना एक आपका आता है ना, बैंकिंग में कनेक्टर्स, कनेक्टर्स ही तो कंजंक्शन है। ओके, बैंकिंग में हेल्प करेगा मतलब आपको दो सेंटेंस दे दिया गया होगा, और ऑप्शंस में रहेंगे अलग अलग कंजंक्शन से जुड़ा होगा। कभी कभी क्या करते हैं ना, सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट वाला रहता है, विरोधाभास वाला रहता है, और उसको किसी दूसरे कंजंक्शन से जोड़ देते हैं जो विरोधाभास में काम नहीं करता है, तो ये सब कनेक्टर्स हेल्प करेगा बैंकिंग में भी बहुत। यहाँ प्लेइंग प्रथम वर्ब नहीं है। आईएनजी को चलो जब मैं आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें क्लियर बताऊंगी। आईएनजी को हम वर्ब तभी मानते हैं ना जब उस आईएनजी के पहले इज एम आर वॉज वर आए, और उसके बाद आईएनजी है ना, उसके बाद, हाँ, तो तब उसको आईएनजी मान। ओके, जैसे मैंने लिखा ही इज प्लेइंग, तो यहाँ आईएनजी के पहले इज एम आर आ रहा है ना, तो यहाँ का आईएनजी वर्ब है। बट कभी कभी, अभी अभी मैंने आपको वर्ब चैप्टर नहीं पढ़ाया ना, कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड का भी काम करता है, और जीरेंड नाउन ही होता है, और प्रेपोजिशन भी तो नाउन के साथ लगता है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, अभी उतने लेवल तक मत जाओ। हाँ भाई, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए ना कि हाँ, एक दो बोल रहे हैं कि मैम एकदम स्पीड ना कम कर दीजिए। मैं अपनी स्पीड नहीं कम करूंगी, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। मैं इतना भी तेज नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये ध्यान में, मैं इतना भी तेज नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, इसलिए क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अगर हम इस बैच से, अगर मेरे को जुलाई वाले का बच्चों का प्री नहीं निकल पाया ना, तो मेरा ये बैच बेकार है, बेकार है। अगर मैं जुलाई वाले बच्चों को हेल्प नहीं कर पाई प्री निकालने में, तो ये बैच तो बेकार हो जाएगा। तो जरूरी है, क्योंकि हमें 2 मंथ चाहिए पढ़ने के बाद, हमें 2 मंथ प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो वाइल का 2 मतलब होता है, एक तो दौरान, यहाँ दौरान के सेंस में टाइम बता रहा है। अब मैंने लिखा वाइल, वाइल ही रैन फास्ट ही लॉस्ट द रेस, जबकि बेचारे ने तेज दौड़ा था, रेस है, ओके। यहाँ वाइल का मतलब है जबकि, जबकि वो तेज दौड़ा बट फिर भी बेचारा रेस को हार गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है, और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है, दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन है, और विरोधाभास वाला, विरोधाभास, विरोधाभास। आप लोग ना प्रैक्टिस का मतलब नहीं समझते हो, कितना जरूरी है, और बिना प्रैक्टिस का ना सब ये सब 2.5-3 महीने का बैच बेकार हो जाता है, लगता है क्या पढ़ाया, जब इनका एरर बन ही नहीं रहा है। तो ये सारा विरोधाभास है। हाउएवर का मतलब भी होता है हालांकि, उसने कड़ी मेहनत की, हालांकि कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया। नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी, कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। और स्टिल का मतलब, ही वर्कड हार्ड स्टिल ही फेल्ड। नंदीलेस, नंदीलेस का मतलब है फिर भी। ऑल्दो और दो, ऑल्दो और दो को हिंदी में यद्यपि बोलते हैं। यद्यपि उसने टीचर को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, बट टीचर फिर भी उनकी बात नहीं माने। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। इवन इफ और इवन दो, इफ अलग है, ठीक है, इफ अलग है। इफ का मतलब होता है अगर, ये अलग कंजंक्शन, ये कंडीशन बताने वाला है। एक मिनट मैं आपको लिख के बताती हूँ। इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है ना तो मैं जाऊंगा, मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है, मैं तभी जाऊंगा ना, मैं इसी शर्त पे जाऊंगा जब वो आएगा। तो यहाँ पे तो शर्त रखी जा रही है, कंडीशन रखी जा रही है। हिंदी में भी लिख दीजिए सर। सबका मतलब होता है फिर भी, हालांकि, यद्यपि।
लिख लो सब, फिर भी, यद्यपि, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी है फिर भी। ठीक है, जबकि, वेराज, जबकि, यट मतलब लेकिन, किंतु, इतना पीटूंगी ना आपको, हिंदी में भी लिख दीजिए, सब अलग से आए। और मैं आपको सर दिख रही हूँ, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का पीड़ित बच्चा, विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सर दिख रही हूँ मैं आपको। नशा नहीं उतरा है, हाँ। हिंदी में लिख दीजिए, सबका हिंदी हिंदी करके लिख दीजिए। अगर ये इसके हिंदी के पीछे अगर करोगे तो क्लोज टेस्ट में क्या करोगे? क्लोज टेस्ट में ना एक एक बड़ा बड़ा पैसेज आएगा इंग्लिश में, और एग्जाम में कौन उसकी हिंदी करने वाला है? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक लड़का हुआ करता था, द लड़का वॉज वेरी ईमानदार। ओके, बहुत सीधा, यही सब करोगे। जितना ज्यादा इंग्लिश सुनोगे उतने ज्यादा क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। ये सब कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। बस हिंदी में ना ये जानो कि ये सारे कंजंक्शन ऑफ विरोधाभास वाला कंजंक्शन है। ये विरोधाभास वाले सेंटेंस में यूज होगा। विरोधाभास मतलब या तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, या तो पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला दो ऑपोजिट विचार हुआ है। हिंदी करिए, इंग्लिश को हिंदी में। तो यहाँ का इफ तो कंजंक्शन बता रहे हैं ना, लेकिन इवन इफ, ओके, इवन इफ और इवन इफ और दोनों, इवन इफ इट रेन्स, आई विल अटेंड द पार्टी। चाहे बारिश हो जाए तो आपको पार्टी नहीं अटेंड करना चाहिए ना, लेकिन फिर भी आप करोगे। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जो बोल रहे हो ना जस्ट उसका उल्टा बोल रहे हैं। इवन इफ ही वर्क्स हार्ड, चाहे जितना भी मेहनत कर ले, कुछ होने वाला है नहीं। तो इवन इफ वाला जो सेंटेंस है ना, इवन इफ वाला सेंटेंस भी विरोधाभास जाता है। ये कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट। और अकेला इफ का मतलब होता है यदि। ये तो कंडीशन बता रहा है, कंडीशन। अभी अभी बहुत सारा चीज है, स्टेनो में इस पे बेस्ड एक एरर आया हो। इवन इफ और आप बोलोगे कि मैम ये वाला कहीं पे ना अच्छा से लिख लो नोट डाल के। ये आपके स्टेनो एग्जाम के क्लोज टेस्ट में आया था, और ऑप्शन में उन्होंने इवन इफ भी दिया था, और इवन दो का मतलब भी होता है यद्यपि, हालांकि, दोनों दिया था। और दोनों कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, दोनों विरोधाभास में यूज होता है। ये आपका आया है, हाँ, स्टेनो के इसमें क्लोज टेस्ट में। और जो वाक्य इन्होंने दिया था ना क्लोज टेस्ट में, वो कॉन्ट्रास्ट ही जा रहा था, दोनों वाक्य कॉन्ट्रास्ट जा रहा था। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, हमारे बच्चों कंफ्यूज हो गया कि ये वाक्य तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और इन्होंने ऑप्शन में दोनों दिया है और दोनों कॉन्ट्रास्ट बताता है, तो फिर कैसे डिसाइड करें कि क्या कहाँ क्या लगेगा? ओके, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इवन इफ में एक्शन जो है ना इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब अगर ऐसा होता है, इनकम्प्लीट है, और इसमें कंप्लीट। बता रही हूँ क्या कंप्लीटेड एक्शन है, लिख लेना इसको। इवन इफ या इवन दो, लड़कियों को सबसे ज्यादा मिक्स हो रहा है। ये जो, रुको, ये जो लड़कियां हैं ना, इनको सबसे ज्यादा मिक्स हो रहा है। मैम रिपीट कर दीजिए। अगर मैं लिपस्टिक का 10 शेड लगा के दे दूं ना, रेड कलर का 10 शेड का लिपस्टिक लगा के रख दूं, चेरी रेड, ये रेड, वो रेड, रस्टी रेड, ये सब लगा के रख दूं ना, तो इनमें इनको नहीं होता है। ऐसे ऐसे लिपस्टिक का शेड ऐसे ऐसे लगा दूं ना, बड़ा ध्यान से पहचानना, यही वाला तो है चूज किया। यहाँ इनका मिक्स नहीं होता, ये बहुत आसानी से लिपस्टिक का शेड पहचान लेते। शेड तो इसमें हो रहा है, प्रॉब्लम तो इसमें हो रहा है, जबकि इसमें दो ही शेड लगाया मैं, दो ही शेड रखा, इवन दो और इवन इफ का ही शेड रखा, तो इसमें तो आसान है। सेंटेंस देने दीजिए। इवन इफ में ना एक्शन इनकम्प्लीट है, अभी हुआ नहीं है, और इवन दो में हो चुका है। इवन इफ या इवन दो इट रेन्स, आई विल, उसको बुरा लग गया होगा, अब तो उसको बुरा लग गया होगा। आई विल अटेंड द फंक्शन, आई विल अटेंड द फंक्शन। दूसरा, इवन दो या इवन इफ इट रेन्ड, आई अटेंडेड द फंक्शन। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो। क्या ये सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है? अरे रितिका ऐसे ही बोल दिया,
ऐसे ही बोल दिया, बुरा नहीं मानना। आई अटेंडेड द फंक्शन। मुझे पता है लड़कियां मेरी बात का बुरा नहीं मानती, वैसे मैं बुरा मानने के लिए बोलती हूँ, बट वो मानते नहीं है बुरा, बहुत अच्छी बात। इवन दो या इवन इफ इट रेन्स आई विल अटेंड द फंक्शन। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस में ये विरोधाभास जा रहा है? आप लोग ऐसे बच्चे हो ना जिसको मैं हक से कुछ भी बोल देती हूँ, आप लोग बुरा नहीं मान, कोई रिलेटिव और पड़ोसी को थोड़ी बोलूंगी। यहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर और दोनों सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है ना, बारिश होगी बट फिर भी मैं जाऊंगा, ओके, बीमार हूं फिर भी मैं स्कूल जाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना, विरोधाभास तो जा रहा है, दोनों सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट वाला है और दोनों कंजंक्शन भी कॉन्ट्रास्ट वाला है। बट देखो अगर बारिश होती है ना तो मैं फिर भी अटेंड करूंगा फंक्शन को। तो अभी बारिश हुई नहीं है, अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्शन है, और इनकम्प्लीट एक्शन के लिए इवन इफ लगाना। बट इवन इफ इट रेन्ड, हालांकि बारिश हुई थी बट फिर भी मैंने फंक्शन को अटेंड कर लिया, तो यहाँ पे आपका अटेंड करने का काम हो गया। आई विल अटेंड मतलब मैं करूंगा, अभी हुआ नहीं है बट मैंने कर लिया है, तो कंप्लीटेड एक्शन। इवन ये ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। दिस विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हाइल सॉल्विंग क्लोज टेस्ट, because whenever you are stuck between two options na, considering the fact that both the sentence denoting a sense of contrast and both the conjunctions also contrast बता रहा है, तो which should be the apt option, तब किस में कैसे चुनना है देख लेना। completed है तो even दो लगा देना, incomplete है तो even if लगा देना, नहीं ज्यादा फ्यूचर के दिमाग में नहीं जाना, completed और incompleted देख लेना। दो वाला फिर से दो वाला में ना, इवन दो वाला में काम हो गया, बारिश हुई थी फिर भी मैं फंक्शन अटेंड किया, अटेंड करने का काम खत्म हो गया, कंप्लीटेड है, इवन दो लगा। ठीक है, ये सब बता दिया मैंने। अब हम सबको अलग अलग करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पे खत्म हो गया। पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी डिश बनाते हैं ना तो उसके लिए सामग्री इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं। अभी हम लोग अपनी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं कि मतलब क्या क्या सामान हमें चाहिए, तो ये एडवर्सेटिव का कैसे कैसे एरर आएगा वो सब हम करेंगे। अभी बस इतना याद रखना है कि ये सब विरोधाभास वाला कंजंक्शन है। कंप्लीट इनकम्प्लीट कैसे है ना पीटूंगी ना। आई विल गो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, बताना जरा, कैसे पता करेंगे ना। जैकलिन किस केस में फंसी है, जैकलिन के ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, मैम कुछ बताइए। अब मैं जाऊंगा, अभी मैं गया नहीं हूँ, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। और आई वेंट, मैं गया, मेरा जाने का काम हो चुका है, जाने का काम हो चुका है। उसी तरह भी ये कैसे, मतलब इतना तो पता होना चाहिए ना। आई विल अटेंड, मैं अटेंड करूंगा, अभी किया नहीं है लगाना, और आई अटेंडेड मतलब मैंने कर लिया है। तो एबीसीडी से बैच स्टार्ट होगा। तो ये सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन थे। अब थोड़ा एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मैंने एग्जांपल भी दे दिया। आई विल श्योरली, ही विल श्योरली डिनाई मी। अब इसका हिंदी कर लो। वो श्योर ही मुझे मना करेगा। नेवरदलेस आई एम वेटिंग फॉर हिज डिसीजन। मेरे को पता है कि वो मना करेगा, बट फिर भी मैं उसके डिसीजन का वेट करूंगा। तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना। क्या करेंगे ना हम लोग का, जैसे मुझे पता है कि वो मना कर देगा, पता ही है, तो मैं हट जाऊंगी वहां से, लेकिन मना करने, उसको पता है कि मना करेगा बट फिर भी इंतजार में है, तो नेवरदलेस फिर भी, ये कंजंक्शन है। कैसे पता चला कंजंक्शन है? सब्जेक्ट वर्ब, आई एम वेटिंग, सब्जेक्ट वर्ब, इन दोनों को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन है। और विरोधाभास वाला, दे केम लेट, लेट आया बट फिर भी टीचर ने कुछ नहीं बोला। कोई लेट आएगा तो टीचर को तो पनिशमेंट देना चाहिए ना। अगर सो रहता, दे केम लेट सो द टीचर पनिश देम, तो ये तो विरोधाभास नहीं होता ना। लेट आया और टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया, तो ये तो विरोधाभास नहीं है। लेट आया और टीचर ने माफ कर दिया, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना। बट भी कॉन्ट्रास्ट वाला, वो अमीर है बट फिर भी कंजूस है, तो ये भी तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है ना। अमीर है तो भाई थोड़ा चैरिटी करो, कंजूस। ही डिसीव्ड मी, उसने मेरे को धोखा दिया, स्टिल फिर भी मैंने उस पर भरोसा किया। सब कॉन्ट्राडिक्शन है। कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया, यट सब कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन। कंजूस है इसलिए अमीर है, बहुत बहुत अच्छा है, गुड जॉब। ये सब सारे कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल दिया। हाउ आई एम बिजी, मैं बिजी थी। हाउएवर मतलब फिर भी मैं अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाला। बिजी थी तो बोल देंगे ना आई एम बिजी, मैं बिजी थी इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पाई। बिजी थी, लेकिन हालांकि मैं बिजी थी बट फिर भी मैंने टाइम निकाला। एडवर्सेटिव है।
कभी कभी दो कंजंक्शन भी एक साथ आ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ये देखो, ही वर्कड हार्ड, he worked hard and ऐसे नहीं लिखती, he worked hard and so he failed। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो कंजंक्शन है और सो भी तो कंजंक्शन है, दो कंजंक्शन कहाँ से लगा दिया, सुपरफ्लुअस बस लगा दिया, नहीं नहीं करेक्ट है। सो कंजंक्शन है, ये कारण बता रहा है, आप कंक्लूजन पे जा रहे हैं ना, और एंड तो जोड़ रहा है, ठीक है। उसने, अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे ये कंजंक्शन ही वर्कड हार्ड एंड सो ही फेल्ड कहाँ से हो जाएगा, गलत बात है ना। कड़ी मेहनत की इसलिए फेल हो गया, बट होता तो होता, ही वर्कड हार्ड एंड सो ही सक्सीडेड है। तो ये कंजंक्शन ना जोड़ने का काम कर रहा है, और ये कंजंक्शन कारण बता रहा है। तो दो कंजंक्शन भी आ सकता है, कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रास्ट, उसने कड़ी मेहनत की और फेल हो गया, तो हम एंड नहीं लगा सकते हैं ना, वहां पे तो बट लगाना होता, नहीं लगा सकते थे, गलती से लगा दिया। द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट, टेस्ट डिफिकल्ट था, फिर भी नेवरदीलेस का मतलब है फिर भी बच्चे ने अच्छा नंबर स्कोर कर लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ही लव्स राइटिंग, वेयरएज जस्ट उल्टा, उसको ये अच्छा लगता है जबकि उसके भाई को ये अच्छा लगता है, ओके। जबकि इंडिया ने बहुत मेहनत की बट फिर भी कुछ नहीं कर पाया। वाइल आई वॉज वर्किंग ही वॉज स्लीपिंग, दोनों अलग अलग है। ही इज अ फूल, बेवकूफ है बट फिर भी मुझे पसंद है, पसंद है। तो ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी वाला, ठीक है। अब आ जाओ, ये जो अभी मैंने पढ़ाया आपने लिख लिया है, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं। कंप्लीट एक्शन इनकम्प्लीट, उसका जॉब लॉस हो गया है, फिर भी वो काम कंपनी में काम करता रहा, उसका जॉब खत्म हो गया फिर भी काम करता रहा, कंप्लीटेड एक्शन है ना, इवन दो। और दूसरा, अगर उसका जॉब लूज हो भी जाता है फिर भी वो कंटिन्यू करेगा, इवन इफ ही लूजेस द जॉब, अभी लूज नहीं किया, हो जाता है, इवन इफ। ये सब क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। कंजंक्शन को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला हो गया। टॉपिक वाइज एरर का लिंक चाहिए ना, अभी मैं क्लोज टेस्ट का लिंक आपको हटाऊंगी ना, तो आपको टॉपिक वाइज एरर का लिंक दे दूंगी। हाँ हाँ, चॉप मीन्स टू कट इनटू पीसेस, आज मेरे को पता चला चॉप 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 का मतलब होता है पीसेस में काटना। थैंक यू। सबके यूपीएससी एस्पिरेंट जो हमारे हैं ना, यूपीएससी एस्पिरेंट को जब आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर देने जाओगे तो आपको समुद्र मंथन का बैच सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स और एरर्स भी आता है, तो जितना लेवल का हम पढ़ के जा रहे हैं ना यूपीएससी में, थोड़ा सा उससे नीचे लेवल आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। मैम मेरा सिलेक्शन कंफर्म है, पेपर इजी आया था, बट आपको खुद में कंफर्म है ना, बट मेरे को अभी कंफर्म नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम अलग अलग करेंगे, अभी तो मैंने सिंपली बताया ना, सिंपली बताया है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन का सारा एग्जांपल्स दिया, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये सब ये सारे कंजंक्शन कोरिलेट सॉरी एडवर्सेटिव होता है, कोरिलेटिव नहीं, एडवर्सेटिव होता है। मतलब ये वाला सेंटेंस ना विरोधाभास वाले वाक्य में यूज होता है, ठीक है। अब हम अलग अलग करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं दो और ऑल दो से। देखो इससे क्या क्या एरर आता है, दो और ऑल दो से बहुत खूबसूरत एरर आता है। सबसे पहले दो और ऑल दो, दो और ऑल दो के साथ एग्जाम में बट लगा कर दे देते हैं, सबसे पहले ये याद रखना। बट इसे कैसे कैसे एरर्स आते हैं, ओके। दो और ऑल दो के साथ ना बट लगा कर दे देते हैं, बिकॉज वी पीपल आर इंडियंस ना, वी हैव अ हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू हिंदी। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की पर लेकिन फेल हो गया, तो गलत है। दो और ऑल दो के साथ यट आता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दो एंड ऑल दो के साथ हमेशा यट आएगा ही। कभी कभी ना यट नहीं भी लगाते हैं, यट की जगह एक कॉमा लगा दिए, कॉमा भी लग सकता है। अगर कॉमा नहीं भी लगाया ना फिर भी एरर नहीं मानना है, बट इसको विरोधाभास होना जरूरी है, दो एंड ऑल दो कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होना जरूरी है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में बता रही हूँ। अरे मैंने ले लिया क्लास, होली के नेक्स्ट डे कुछ काम वाम रह था नहीं, क्या करोगे, ऑफलाइन क्लास होता तो नहीं आते। यही तो फायदा है ना ऑनलाइन क्लास का, घर में बैठना है, सोए रहते उसे बेटर है पढ़ो। ही वो कहीं आना जाना है नहीं, सब आराम से है।
ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। मैं तो यूट्यूब भी ले ली थी, लेकिन अपनी सारी टीम को छुट्टी दे दिया था आज, इसीलिए नहीं लिया यूट्यूब। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ऑल्दो he worked hard yet he failed। तीसरा, although he worked hard, comma he failed। ये एग्जाम का बहुत फेवरेट एरर है। सबसे पहले तो याद रखना ना, ऑल्दो और दो के साथ बट कंजंक्शन आता ही नहीं। ऑल्दो और दो के साथ जब भी अगर कोई ऑल्दो और दो के साथ अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो यट आएगा, वरना यट नहीं भी आया। अब ये मत सोचना मैम आपने तो बोला था ऑल्दो और दो के साथ यट आता है, तो यहाँ पे तो यट नहीं है, कॉमा लगा दिया, तो कॉमा हटा के यट मत लगाने लगना। बगैर यट का भी कॉमा लगा के भी सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं, ये भी सही है। अगर कॉमा नहीं भी रहता ना, फिर भी कॉमा का एरर एग्जाम में नहीं आता है अगर ऐसा सेंटेंस रहता। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ऐसा भी रहता तो आप सोचते ठीक है ऑल्दो और दो के साथ मैम ने बताया है कि यट आता है, चलो यट नहीं भी आया तो कॉमा तो आना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो कॉमा नहीं आया, तो कॉमा वॉमा लगा के एरर मत ढूंढने लगना, ये भी सही। कॉमा आ गया फिर भी सही है, कॉमा नहीं आया फिर भी सही है, बट मत लगाना, जब भी लगाना यट लगाना। और यट ना भी लगा हो तो एरर नहीं है, कॉमा लगा सकते हो, बगैर कॉमा का भी सही है। ओके, ये याद रखना ये चीज। इवन इफ यू डोंट यूज कॉमा ना, तो डोंट थिंक दैट कॉमा का एरर है। ओके और दूसरी बात कि क्या ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कड़ी मेहनत किया फेल हो गया, कड़ी मेहनत किया तो पास होना चाहिए था ना, उल्टा है, कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है। ठीक है, एक तो ये है। कभी कभी ना ऐसा भी आ जाता है, जैसे मैंने लिखा ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, जरूरी नहीं है ना कि ऑल्दो के साथ ही यट आए, अकेला भी आ सकता है। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड यट, अरे क्या लिखती है, ऑल्दो के साथ तो बट नहीं आता, यट आता है, बट कभी कभी कॉमा में भी आ जाता है, बट कभी कभी ऐसा भी आ जाता है ही वर्कड हार्ड यट। ऐसा नहीं है कि यट हमेशा ऑल्दो के साथ आएगा, अकेला भी आ सकता है, यट ही फेल्ड, ये भी सही है। ठीक है, और ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही लगा सकते हैं। और ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में यूज होता है, विरोधाभास वाले सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, बट ही फेल्ड, बट भी लगा सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी कभी कभी एरर ऐसा भी आता है, सिंस he could, since he didn't finish the previous project, he was given a new project। ऑल्दो और दो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं, बट एज के साथ ऑल्दो नहीं लगाते, एज दो लगाते हैं। he was given a new one, ये सी है, और लास्ट वाला नो एरर है, लास्ट वाला नो एरर। ये जो सिंस का मतलब क्या है, सिंस का मतलब होता है चूंकि उसने कड़ी मेहनत की इसलिए पास हो गया। तो चूंकि वाला सेंटेंस में ना या तो दोनों पॉजिटिव आएगा या तो दोनों नेगेटिव। चूंकि वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज नहीं होता। कड़ी मेहनत की पॉजिटिव पास हो गया, कड़ी मेहनत नहीं की नेगेटिव फेल हो गया। लेकिन ये जो ऑल्दो वाला सेंटेंस है जिसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, ठीक है, ये वाला सेंटेंस में एक पॉजिटिव ये नेगेटिव, या पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव, ये विरोधाभास में जाता है, कॉन्ट्रास्ट में जाता है। ठीक है, लेकिन सिंस वाला कॉन्ट्रास्ट में नहीं जाता। अब ये सेंटेंस देखना, क्या ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है? जा रहा है। उसने पहला प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, बट फिर भी उसको बॉस ने नया दे दिया, नेपोटिज्म किया उसके साथ, नया दे दिया। ये कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और कॉन्ट्रास्ट जाने के लिए सिंस का यूज नहीं होगा। सिंस तो यूज तब होता है ना, उसने पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, फिर इसलिए उसको नया प्रोजेक्ट भी नहीं मिला, तब होता। बट इसको तो नया प्रोजेक्ट मिला, ये सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है, इसको ऑल्दो लगाओ, ऑल्दो।
ऑल्दो येट लगाने की जरूरत नहीं है, बगैर येट का भी सेंटेंस करेक्ट। बस याद रखना ना कि बट ऑल्दो के साथ लगा रहे उसको काट के येट लगाना, बट बगैर येट कॉमा का भी सही। यहाँ रीजन का सेंस नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन का। कुछ दिमाग में जाएगा मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ही डिड नॉट फिनिश द प्रीवियस प्रोजेक्ट, ही वाज नॉट गिवन। अब तो सही हो गया ना मैम, उसने पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, नेगेटिव, उसको नया नहीं मिला नेगेटिव। ऐसा थोड़ी करते हैं, नॉट लगा दोगे तो सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाएगा। आपको एरर डिटेक्ट करना है बट सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना है। सेंटेंस में बोल रहा है कि उसको नया प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं उसको नहीं मिला, उसको मिला है बट कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है। एक आपका ना बहुत मुझे लग रहा है सीपीओ के पेपर में एक एरर ऐसा आया था, सिंस, ऐसा एक सेंटेंस था, आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा, सिंस इंटरलिंकिंग द रिवर्स will help tackle drought, the government, CPO में आया था, the government has not paid much attention to it। ऐसा एक सेंटेंस था। अगर हम नदी को जोड़ देंगे ना तो सूखा से निजात मिल जाएगा, बट फिर भी गवर्नमेंट ने अटेंशन नहीं दिया, ऐसा आया था। लेकिन हमारे सीपीओ में आया था, बट हमारे स्टूडेंट्स ने एरर क्या किया था, हमारे स्टूडेंट ने एरर इसको किया था जब ये पेपर में आया था, सिंस नदियों को जोड़ देते हैं ना तो सूखा से निजात पा सकते हो, विल हेल्प टू टैकल लगाया था। बच्चों ने इसको मैं टू लगाने की कोशिश की थी, ठीक है। ये जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी ना, वर्ब पढ़ाऊंगी, उसमें बताऊंगी आई हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क। अभी नहीं पढ़ाऊंगी, जब वर्ब पढ़ाऊंगी इन्फिनिटिव उसमें पढ़ाऊंगी, आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क। अब मुझे बताओ कि कौन सा करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट। लेकिन हमें तो बोलने की हैबिट हो गई है ना, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसको काम करने में मदद की, हमें हैबिट हो गई है टू डू बोलने की। वैसे टू डू वाला भी करेक्ट है और अकेला डू भी करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों ने इसको सोचा ना, इट विल हेल्प टू टैकल ड्राउट, तो हेल्प वर्ड ना टू के साथ वाला भी इन्फिनिटिव लेता है, बगैर वाला भी, तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं था, एरर इसमें था। यद्यपि हालांकि नदियों को जोड़ दिया जाए तो सूखा से निजात मिल सकता है, फिर भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा, विरोधाभास जा रहा है ना, तो ऑल्दो होना चाहिए। तो थोड़ा ना कंजंक्शन का कमांड रखना है, सेंटेंस देखना है कि कौन सा कंजंक्शन, सिंस वाला कंजंक्शन कभी भी कॉन्ट्रास्ट में नहीं होता है, सिंस तो कारण बताता है, बट ये पूरा सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, तो कंजंक्शन गलत लगा था। गए वो दिन ना जब पहले एग्जाम में ऐसा एरर आता था, नीदर के साथ एग्जाम में ना और लगा के दे देते थे, बच्चा को पता है कि नीदर के साथ नॉर होता है, ऐसा टाइप से बहुत देते थे। लेकिन अभी ऐसा आ रहा है ना, वाक्य का सेंस देखते हुए ना गलत कंजंक्शन लगा देते हैं, आपको करेक्ट वाला देखना है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। दो लगा दो, ऑल्दो लगा दो, बोथ आर इंटरचेंजेबल, कोई भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। दो और ऑल्दो सेम होता है, बट एज दो लगाते हैं ना, एज दो का मतलब है मानो कि, जैसे कि, ऐसे बिहेव करता है ना, एज दो किसको सब पता है, एज दो लगाते हैं, बट एज ऑल्दो नहीं होता, इसलिए। Gone are the days when you used to get this type of sentences. हो गया, देखो। हाँ, अब एक चीज मुझे और बताना है। अभी हमने दो और ऑल्दो से रिलेटेड क्या देखा, दो और ऑल्दो से रिलेटेड एक कैसा वाला एरर आता है, दो और ऑल्दो के साथ बट लगा के दे देते हैं, गेट लगाना, और दो और ऑल्दो वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी में आता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। एक और एरर जो एग्जाम्स में बहुत अच्छा से आता है, भर भर के आता है, कभी कभी क्या होता है ना, उस वाक्य में, ठीक है, प्रेपोजिशन की जरूरत होती है और लगा देते हैं कंजंक्शन। ये भी आपको पता होना चाहिए प्रेपोजिशन की। जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास लिया था, आपको कुछ कुछ बताया था ना, जैसे सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, आपको देख लेना है क्या लगाना है, थोड़ा थोड़ा बताया था। और कभी कभी ना कंजंक्शन की जरूरत होती है और प्रेपोजिशन लगा देते हैं, ये भी भर भर के आता है, ओके। और ये कैसा वाला सेंटेंस में आता है, फिल ऑफ द ब्लैंक्स में। अब मैंने लिखा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का हिंदी क्या है, के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, तो इन स्पाइट ऑफ कंजंक्शन, इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, ये भी कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट में। और जो मैंने यद्यपि और ये सब जो लिखा ना, जैसे ऑल्दो लिखा, तो ऑल्दो वाला सेंटेंस का मतलब भी होता है यद्यपि कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। बट एक प्रेपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ लगाओ या डिस्पाइट लगाओ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन में। एक ऐसा एरर भी आता है, दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है,
बस आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है ना कि आपको वहां पे कंजंक्शन चाहिए या आपको प्रेपोजिशन चाहिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे लिखा मैंने इंस्पाइट और डिस्पाइट सेम है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, दोनों प्रेपोजिशन। इंस्पाइट ऑफ या ऑल्दो ऑफ बैड वेदर, ऑल्दो और दो से जितने भी एरर आ सकते हैं ना, एक ही जगह उसको पढ़ के खत्म करिए। इंस्पाइट और या ऑल्दो बैड वेदर ही अटेंडेड द मीटिंग, although yeah in spite although in spite of the weather was bad है, कॉमा है, he attended the meeting। क्या ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है? ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है। हाँ, खराब मौसम के बाद भी मीटिंग अटेंड कर लिया, कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है। और ऑल्दो भी कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है, विरोधाभास में, और इंस्पाइट ऑफ भी कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है। ठीक है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इंस्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन है और ऑल्दो एक कंजंक्शन है। अब आपको सेंटेंस, मैंने आपको जब बेसिक्स करवाया था 2 दिन, तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में तो बताया ही है। ये देखो यहाँ पे क्या है, बैड वेदर, वेदर क्या है, नाउन है, और बैड तो एडजेक्टिव है। ठीक है, और ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आता है। एक नाउन है ना यहाँ पे, मतलब ऑल्दो के साथ ऑफ नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ पे नाउन है, और नाउन के साथ कंजंक्शन थोड़ी लगेगा, कंजंक्शन तो यहाँ पे नाउन है, इसके साथ तो हमें प्रीपोजिशन चाहिए। ये आंसर। ठीक है, और एक ही क्लॉज है, कुछ जोड़ वोड़ नहीं रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, द वेदर, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ तो नाउन था, बट यहाँ नाउन के साथ साथ एक वर्ब भी तो है, सब्जेक्ट वर्ब है ना। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और क्लॉज के साथ कंजंक्शन चाहिए, ये करेक्ट है। और ये भी सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज बना, तो ये सब का भी ध्यान रखना है। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स है जो कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, बट कहाँ प्रीपोजिशन चाहिए, कहाँ कंजंक्शन चाहिए, ये सब दिमाग में एकदम फिट करके रखना है। इतनी सारी कहानी है, ये सब नहीं मिलता है बुक में। बुक में सारा ऑल्दो, बुक में मिलेगा ना, ऑल्दो और दो के साथ या यट आता है, वैसा वैसा कर देंगे, लेकिन टीचर पता होता है ना, टीचर जितना समझदार कोई नहीं होता है, उन्हें पता है कि ये एरर्स आता है, इनको एक ही जगह सब पढ़ा देना है, ताकि ये बच्चा कंफ्यूज ना हो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो अब बताओ, सब्जेक्ट है, एक तो ये बता दिया था ना, ये तो शायद करवा दिया था, सब्जेक्ट है और ये वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्लॉज बना रहा है, और क्लॉज के साथ तो कंजंक्शन चाहिए। और रेन नाउन है, रेन नाउन है, हेवी क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता, नाउन आ गया तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। यद्यपि वॉच बहुत महंगा था, फिर भी मैंने खरीद लिया, विरोधाभास है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, क्लॉज के साथ तो कंजंक्शन चाहिए। यहाँ पे तो दोनों हो सकता है ना। वैसे ना मैं यहाँ पे ऑफ लगा देती, खराब बारिश के बावजूद भी ना हम लोग बाहर गए, तो मैं ऑफ लगा देती यहाँ पे, तो हम इसको चुनते हैं। ऐसे तो दोनों करेक्ट है, अगर ऑफ नहीं होता तो दोनों करेक्ट है, बट ऑफ लगा देती ना तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इसके साथ। अगर ऑफ नहीं भी लगा होता ना तो दोनों हो सकता था, अकेला डिस्पाइट भी हो सकता था। यद्यपि मेरे हस्बैंड को मूवी पसंद नहीं था, बट मेरे को अच्छा लगा। हस्बैंड को नहीं पसंद था, ये नेगेटिव है, बट मेरे को अच्छा लगा, पॉजिटिव। और हस्बैंड इज सब्जेक्ट, डिडंट लाइक इज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, क्लॉज के साथ कंजंक्शन चाहिए, दोनों करेक्ट है, दोनों हो सकता है, बोथ इंस्पाइट होता तब नहीं होता, बोथ आर करेक्ट, दोनों इंटरचेंजेबल। तो आज हमारी पूरी कहानी बेस्ड थी एडवर्सेटिव कंजंक्शन में, कॉन्ट्रास्ट वाला। ये और भी होगा, चलो बता दो। इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद, दोनों प्रीपोजिशन है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ नहीं है। इतनी यंग है, इतने कम उम्र की है, बट फिर भी इंडिपेंडेंट है। अनलेस का हिंदी होता है ना, अनलेस मैं अलग से पढ़ाऊंगी आपको। अनलेस का मतलब होता है जब तक, अनलेस भी कंडीशन बताता है, बट ये सेंटेंस तो विरोधाभास जा रहा है, कोई कारण वगैरह नहीं बता रहा है। ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वेदर डाउट के लिए यूज होता है, आई डोंट नो वेदर हिल कम और नॉट। तो यंग है बट फिर भी शी इज इंडिपेंडेंट, कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। शी इज इंडस्ट्रियस, इतनी मेहनती है, फिर भी उसको क्षेत्र में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है येट। ये सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। एल्स वगैरह भी आएगा, टेंशन मत लेना। अभी कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन, बहुत सारे होते हैं ना अनसंग हीरोज,
जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बट फिर भी ना उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। यद्यपि वो इस जगह पे कई बार गई है, फिर भी उसको रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। मेहनती है, फिर भी उसको रिकग्निशन नहीं मिला। दो यद्यपि कितनी बार गई है ना, फिर भी रास्ता भटक रहा है। ठीक है, तो ये वाला एडवर्सेटिव वगैरह था। अब आ जाओ, अभी हमने कौन सा कंजंक्शन किया? जो कॉन्ट्रास्ट वाला था, कॉन्ट्रास्ट वाला। अब हम वो कंजंक्शन करेंगे ना जो कारण बताता है। ठीक है, कारण बताने वाले कंजंक्शन में बिकॉज आता है, एज आता है, सिंस आता है, ये सब कारण बताते हैं। 2 बजे बार बार नहीं पूछेंगे। अगर आपकी क्लास 2 बजे खत्म होगी ना तो 2 बजे है। बीच बीच में अननेसेसरी नहीं पूछना है क्लास कितने बजे तक है। क्लास ज्वाइन करने के पहले एक बार आपको पता होना चाहिए ना ये बैच किसके बारे में है, कितने बजे तक है। आई कुड नॉट कंप्लीट द वर्क क्योंकि आई वॉज बीमार। क्योंकि कारण बता रहे हैं, चूंकि भी कारण बताता है। चूंकि आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 10 आवर्स, आई वॉज टायर्ड, और यहाँ पे दोनों सही है, दोनों सही है। एज भी लगा सकते हो, सिंस भी लगा सकते हो, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। एज आई हैड बीन ड्राइविंग भी सही है और बोथ आर करेक्ट। ये एज एंड सिंस इंटरचेंजेबल है, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट। या ऐसे भी लिख सकती थी मैं, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 10 आवर्स, इंटरचेंजेबल। एज एक एज का मतलब होता है ना। ये देखो, एक मिनट, ही sang as I did, जैसा मैंने गाया है वैसा वो भी गाया। एक एज का मतलब ना जैसा का सेंस, जैसा मैंने गाया वैसा वो भी गाया। तो ये एज क्या है? ये एज भी कंजंक्शन है ना, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। तो एक एज का मतलब जैसा होता है, he sang as me, he sang as I do, वैसा वाला। और as he was absent, he didn't complete the work। चूंकि एब्सेंट था इसलिए काम नहीं कर पाया। तो यहाँ का एज भी तो कंजंक्शन ही है, सब्जेक्ट और वर्ब ले रहा है, यहाँ भी कंजंक्शन है, बट यहाँ का एज कारण बता रहा है। कारण, एक एज का मतलब के जैसा भी होता है। He sings as his brother does, भाई की तरह सिंग करता है। अभी जब हम लोग का कंजंक्शन चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइक का मतलब भी तो के जैसा होता है और एज का मतलब भी तो के जैसा होता है, बट लाइक प्रेपोजिशन होता है, एज कंजंक्शन होता है। ऐसी ऐसी चीजों को भी अभी तो शुरू ही किया है हमने, लंबा चलेगा कंजंक्शन। ठीक है ना हालचाल? सब थके थके दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है ना फ्लो पकड़ने में हमारे स्टूडेंट्स का हैंगओवर खत्म होने में मंडे आ जाएगा। वैसे आज ही खत्म कर लेना, मंडे आ जाएगा। आज नींद आ रही है। आजकल लड़कियों को बहुत होता है सब कुछ, इन्हें ना नींद आ रही है। जैसे कोई पार्सल आएगा ना, जैसे घंटी बजेगी पार्सल आएगा ना, सारा नींद तोड़ के दौड़ते हुए पार्सल कलेक्ट करने जाएंगे, उस समय नींद नहीं आती। लिपस्टिक का शेड डिसाइड करते समय नींद नहीं आती इनका। पार्सल में सबसे पहले जाके दरवाजा खोलेंगे। अब आपका एरर कहाँ से आएगा इससे? अब एरर कहाँ से आएगा? अब मुझे बोलोगे कि मैम बिकॉज भी तो कंजंक्शन होता है, सॉरी बिकॉज भी तो कारण बताता है। मम्मी दरवाजा खोलने के लिए बोलेगी ना, नहीं खोलते हैं, पार्सल वाले का पता चल जाता है। बिकॉज ऑफ भी तो कारण बताता है, बिकॉज भी कारण बताता है, बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है, दोनों कारण बताता है। डिफरेंस क्या है? हाँ, बिकॉज कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, और एक होता है ड्यू टू भी कारण बताता है, ये भी प्रेपोजिशन है। ड्यू टू और बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन, ऑफ प्रेपोजिशन लगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, 2 वर्ड से बना है, और अकेला बिकॉज। ये बिकॉज को यहाँ से भी आपका एरर आएगा। क्या नाम रख के आते हैं म्यूगल ब्रोस। ओके, इसको नोट कर लिया आपने, ध्यान रखना है। बस ध्यान रखना है कि हमें अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब बताओ। यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए या प्रेपोजिशन चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, वी नीड अ कंजंक्शन ओवर हियर। चला गया। We need why do we need a conjunction? Because we have a subject and we have a verb, and the subject verb this makes a clause.
यहाँ कारण बता रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक बीमार था ना, इसी कारण की वजह से तो मैंने अपना जॉब खो दिया। तो यहाँ पे वी नीड अ कंजंक्शन ना, एंड दिस इज अ प्रीपोजिशन एंड दिस इज आल्सो प्रीपोजिशन, बिकॉज आई वाज इल। अगर ऐसा रहता बिकॉज ऑफ इलनेस, ठीक है, ये इलनेस नाउन है, तो ये ठीक हो ना, बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से, या ड्यू टू इलनेस, क्योंकि इलनेस तो नाउन है, नाउन के साथ तो प्रीपोजिशन चाहिए। इट्स रेनिंग अगेन, फिर से बारिश शुरू हो गई। विल हैव टू कैंसिल द पिकनिक, कारण बता रहा है, सो इसलिए, so we'll have to cancel it. I decided to take a break, कारण because, वैसे तो सभी कंजंक्शन है, बट कारण बता रहा, because I was not feeling well. We were late, subject verb, और we need a clause, because ये सब तो preposition है, we don't need a preposition, आपको पता होना चाहिए कहाँ कंजंक्शन चाहिए और कहाँ preposition आई, according to the sentence. The match was cancelled, bad weather noun है, दोनों हो सकता है, दोनों ड्यू टू बैड वेदर, बिकॉज ऑफ बैड वेदर, दोनों इंटरचेंजेबल है। ओके, हाँ, कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है। आप एक बार क्या करो अमित, एक बार आप अच्छे से नोट्स बना लो और कोशिश करो ना कि रिवीजन कभी भी वीडियो से मत करना, ठीक है, रिवीजन वीडियो से नहीं करना है, आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। नोट्स बना के रिवीजन करना, जो नोट्स में आप आधे घंटे में कर लोगे ना, वीडियो में पूरा 1 घंटा आपका टाइम खा जाएगा। तो नोट्स जब भी रिवाइज करना, आप अपने मतलब जब भी रिवीजन करना हो नोट से करना, और बिना नोट्स का ना कुछ नहीं निकला। कभी कभी आपके मन में ये बैठता है ना कि मैम पीडीएफ दे देगी ना, तो पीडीएफ से ही रिवाइज कर लेंगे, नोट्स की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होता, नोट्स बनाना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है। नोट्स बनाते समय लगता है थोड़ा सा मेहनत करना है, 60% तो नोट्स बनाते समय भी याद हो जाता, फिर रिवीजन करोगे, फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद तो मेरे से आगे हो जाए, ठीक है। हाँ, कल समुद्र मंथन का बैच है, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं ना, कल आ जाइएगा, कल 9:30 से समुद्र मंथन का बैच है, आ जाना, ठीक है। और फिर वहीं पे मैं स्पॉटिंग एरर वगैरह का भी लिंक दे दूंगी, कैसे करना है रिवीजन समुद्र मंथन के बैच में। वेयर क्या, वेयर अन अकेडमी पे है, कहाँ है ये कहाँ, कौन, किसी मॉल वॉल में होगा क्या? रिकग्नाइज मतलब पहचानना, मॉल वगैरह में कहीं होगा, समुद्र मंथन के बैच में होगा, 9:30 बजे जो लाइव चल रहा है, कहाँ आना है? रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड, चलो थैंक